अस्सलाम वालेकुम। हम किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसी का सिलसिला चल रहा है। तो उस सिलसिले में हमने पहला बाब पढ़ना स्टार्ट किया था। हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे, तो अब वहां पहुंच के क्या होता है उसको आगे पढ़ते हैं। हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंच चुके थे और वहां पहुंचने के बाद चौकीदार की मर्ज़ी से हमने उस गली को पार किया था और वहां एक यूनिट 1 है और एक यूनिट 2 है। हम जब पहली बार वहां पहुंचे तो दोनों यूनिट्स को नज़रअंदाज करते हुए चौकीदार से डॉक्टर रूम का पता पूछा और उसके बतलाए गए पते के मुताबिक यूरोलॉजी यूनिट 2 को क्रॉस करके डॉक्टर्स रूम में जा पहुंचे। बेसिकली दोनों यूनिट्स का, यूनिट 1 और यूनिट 2 का डॉक्टर रूम एक ही था, तो हम उसके लिए हमें फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम उस डॉक्टर रूम में चले गए जहाँ डॉक्टर्स बैठे होते हैं, जहाँ मतलब डॉक्टर्स के बैठने की जगह है। डॉक्टर रूम्स में पहुंचे तो वहाँ एक तरफ तो दीवार के साथ ज़माना कदीम के बने सोफ़े तरतीब से लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ दो हस्ता हाल बेड्स जमे पड़े हैं। ये सोफ़े और इन बेड्स पे पड़े मैट्रेस कभी भी आपको तन्हाई का एहसास नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते अभी देखिएगा। क्योंकि उनके अंदर छुपे अनगिनत खटमल आपके तशरीफ़ रखते ही आपकी मोहब्बत में आदम बू पुकारते आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन उनकी मोहब्बत का इदराक करने में मुझे तो कुछ दिन लग गए। इससे पहले बस ये समझने की कोशिश करते रहे कि यहाँ आकर पूरे जिस्म पे ख़ारिश क्यों होने लग गई है। खैर, पहली बार यूरोलॉजी वार्ड में अपने एक यूनिवर्सिटी के सीनियर डॉक्टर नासिर से मिलने के लिए जाना हुआ था, जिनके साथ अरसा दराज से बरादराना ताल्लुकात कायम थे। वैसे तो डॉक्टर नासिर की शख्सियत इतनी पुरलुत्फ़ है कि उन पे अलग से एक मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है, मगर यहाँ हल्का सा तारुफ ही काफ़ी होगा। ये इतने अजीम कद काठ और जुस्से के मालिक हैं कि कभी ग्रुप फ़ोटो में शामिल हो जाएं तो उनको फ़ौरन बैठने के लिए कुर्सी पेश की जाती है। ये लिखने के बाद अभी तक मेरी डॉक्टर नासिर से मुलाकात नहीं हुई, हो गई तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। तो बहरहाल डॉक्टर नासिर इतने अजीम कद काठ और जुस्से के मालिक हैं कि कभी ग्रुप फ़ोटो में शामिल हो जाएं तो उनको फ़ौरन बैठने के लिए कुर्सी पेश की जाती है। उनको कुर्सी पे बिठाने का मकसद उनकी इज़्ज़त या उनका एहतराम हरगिज़ नहीं होता, बल्कि कुर्सी पे इसलिए बिठा दिया जाता है ताकि बाकी सब भी नज़र आ सकें। वैसे तो जिस हिसाब से इनका कद बढ़ रहा था, इनकी शादी भी बचपन में ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये एक मेहनती लड़के थे तो उन्होंने शादी के बजाय पढ़ाई को अपना रखते सफ़र बनाया और ऐसा रखते सफ़र के घर से 16 किलोमीटर दूर तने तनहा रोज़ साइकिल पे स्कूल जाया करते थे। इनका वजूद चूँकि अब बाबा आदम से थोड़ा बाद के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो उस ज़माने में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से शाम ढलते ही लालटेन की रोशनी में अपना पढ़ाई का शौक़ पूरा किया करते थे। कहने वाले तो कहते हैं कि चाँद की पुरनूर रोशनी में भी उन्हें महबूब की बाहों के बजाय किताबों की आहों में देखा जा सकता था। उनके आहनी शिकंजे में फंसी नाजुक किताबों ने आहों के सिवा करना भी क्या होता था। उनकी इस मेहनती तबीयत का ये फ़ायदा हुआ कि मेडिकल में आने के बाद हम जैसे बहुत से नालायक तलबा को उनके इल्म से फैज़याब होने का मौका मिला। खैर, किस्सा मुख्तसर, मेडिकल की इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने महारत हासिल करने के लिए शोबा गुर्दा व मसाना को चुना, जिसे उर्फ़ आम में यूरोलॉजी कहा जाता है। जब हम हाउस जॉब की तलाश में ख्वार हो रहे थे तो एक दिन उनसे रब्ता किया और उन्होंने हस्पताल बुला लिया कि आओ फिर मिलकर उसका हल निकालते हैं। तो अब हम इस मुलाकात के लिए बनफ़्से नफीस तशरीफ़ ले आए थे। डॉक्टर रूम में उनका वजूद ना पाकर, वैसे उनका वजूद होता तो दूर से ही नज़र आ जाता, लेकिन हम गए तो वहाँ पे वो नहीं थे, इसलिए उनका वजूद नज़र नहीं आया। तो डॉक्टर्स रूम में उनका वजूद ना पाकर वहाँ मौजूद बाकी लोगों से इस्तफसार किया और पूछते पाछते ऑपरेशन थिएटर के बाहर जा पहुँचे। वहाँ पता चला कि डॉक्टर नासिर अंदर ऑपरेशन करने में मसरूफ़ हैं, इसलिए आप इंतज़ार करें। मुझे कहा गया कि आप इंतज़ार करें।
ऑपरेशन थिएटर में दाखिले के अपने कुछ कवायद होते हैं। अब हम ऑपरेशन थिएटर का थोड़ा सा मैंने तारुफ स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए ऑपरेशन थिएटर क्या है और मैं उसमें क्यों नहीं जा सकता था और मुझे बाहर रुक के क्यों इंतज़ार करना था। ऑपरेशन थिएटर में दाखिले के अपने कुछ कवायद होते हैं। वहाँ दाखिले से पहले लिबास और जूते तब्दील करने पड़ते हैं। अपना लिबास और जूते उतार कर ऑपरेशन थिएटर की मखसूस किट और जूते पहनकर ही अंदर दाखिल हुआ जाता है ताकि जरासीम की ऑपरेशन थिएटर तक रसाई होने का इम्कान बाकी न रहे। आपने कई दफ़ा देखा होगा डॉक्टर्स ने एक ना ढीला ढाला सा वो ऊपर शर्ट सी पहनी होती है, यहाँ वी बनी होती है और नीचे ट्राउज़र पहना होता है, तो अमूमन उसे ओटी किट कहा जाता है। तो वो हम ऑपरेशन थिएटर के लिए हमने रखी होती है। तो हम जब वहाँ पे जाते हैं इस तरह किसी भी ऑपरेशन वगैरह करने के सिलसिले में, वहाँ पे एक चेंजिंग रूम होता है। तो उस चेंजिंग रूम में हम अपने कपड़े उतार के दूसरे जो ऑपरेशन थिएटर में पहनने वाली किट है, ओटी किट, उसको हम पहन लेते हैं क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं इस पे बहुत से जरासीम होते हैं ना, तो इसलिए हम वो पहन के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर हम वो कपड़े चेंज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिबास हर इस्तेमाल के बाद बाकायदा जरासीमों से पाक करके दोबारा पहनने के काबिल बनाया जाता है। वो लिबास जो वहाँ जाके हम चेंज करके ओटी किट पहनते हैं ना, जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद उस लिबास को हम उतार के दोबारा अपने कपड़े पहनते हैं और उस लिबास को बाकायदा धोया जाता है, जरासीम से पाक किया जाता है ताकि दोबारा फिर इस्तेमाल किया जा सके और फिर से उसे दोबारा ला के वहाँ रखा जाता है ताकि अगले ऑपरेशन में दूसरे डॉक्टर्स इस्तेमाल कर सकें। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद अगर किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनना हो तो उसके लिए भी एक मखसूस अंदाज में हाथ और कोहनी तक बाजू पानी के साथ साथ एक जरासीम कुछ महलूल से पायोडीन के साथ धोए जाते हैं। अब होता क्या है कि वहाँ पे जब हम अस्पताल ओटी किट पहन के जाते हैं तो हमने वाशअप होना होता है। अब वाशअप होते हुए हम अपने जो हमारे हाथ हैं और हमारी जो कोहनी तक ये जो बाजू है, हम इसको धोते हैं और धोने के बाद इसको सीधा भी नहीं करते कि वो पानी जो यहाँ से धुल के जरासीम को ख़त्म करके या ले के नीचे जा चुका है वो दोबारा यहाँ आगे हमारे हाथों को और हमारे जो बाजू का ये हिस्सा इसको गंदा ना करे ताकि ये जरासीम से पाक रहें और हम ऑपरेशन कर सकें। किताब मैंने बंद कर दी है, मैं दोबारा खोलता हूँ और देखते हैं हम कहाँ थे। जी अच्छा, हमने बात की थी कि उसको हाथों को धो लिया। उसके बाद ऑपरेशन के मतलूबा मेज़ तक रसाई हासिल की जाती है। इस हाथ और बाजू धोने के मरहले को वाशअप होना कहा जाता है। मतलूबा मेज़ तक जाकर मज़ीद हिफाजत के लिए ऑपरेशन थिएटर की किट के ऊपर जरासीम से पाक ओवरऑल और दस्ताने पहने जाते हैं। अब जो हमने ओटी किट पहन ली थी उसके ऊपर हमने दस्ताने पहनने हैं और उसके ऊपर हमने एक और मज़ीद ओवरऑल पहनना है जो बिल्कुल पैक होता है और जिसका मतलब कि जिसके बारे में हतमी तौर पे पता होता है कि इसके पास कोई जरासीम नहीं है, उसको धोकर जरासीम से पाक करके पैक किया जाता है। तो हम जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उसे खोल के पहनते हैं, मतलब कि उससे पहले वो बिल्कुल पैक होता है, बंद होता है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म के जरासीम मरीज़ तक ना पहुँच सके। इन सब मराहिल से गुजरने के बाद कोई भी डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन शुरू करने का अहल होता है। दौरान ऑपरेशन इस्तेमाल होने वाले आलात भी जरासीम से पाकशुदा होते हैं और कोई औजार नीचे गिरने या गलती से किसी दूसरी जगह रख देने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने ऑपरेशन में ना जब ये सारा कुछ कर लेते हैं ना तो हमने अपने हाथ या कोई भी ऐसी चीज़ अपने हाथों के साथ नहीं लगानी होती जिसके ज़रिए जरासीम हमारे हाथों को लग सके या हमारे हाथों के ज़रिए मरीज़ तक पहुंच सके। तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है। तो इसी तरह अगर ऑपरेशन करते हुए हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है तो हमने उसे नहीं उठाना। हम अपनी ऐनक नहीं ठीक कर सकते, हम कोई कान में आँख में खुजली नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें हो रही है तो हम उसे टच नहीं कर सकते। अगर टच करेंगे तो हमें दोबारा से वो वापस जाके वो उतार के दोबारा से वाशअप होकर नए सिरे से आना पड़ेगा। खैर आगे देखते हैं, बातें ज़्यादा होगी, किताब पढ़ते हैं। इन सब सख्तियों का मकसद मरीज़ को इन्फेक्शन से बचाना होता है क्योंकि खुदा की बनाई हुई जिल्द जरासीमों को जिसमें दाखिल होने से रोक के रखती है, मगर जब हम इस जिल्द को ऑपरेशन के लिए काटते हैं तो वहाँ से जरासीमों को दाखिल होने का मौका मिल सकता है जो मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए ये सब इस हद तक ज़रूरी होता है कि दौरान ऑपरेशन हम अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने कान, नाक या गाल को खारिश होने पर खुजला नहीं सकते, यहाँ तक कि ऐनक भी नहीं ठीक कर सकते
और अगर गलती से ऐसा कुछ कर दें तो आपको नए सिरे से जाकर वाशअप होना पड़ता है। वैसे मुझे ये बात आज तक नहीं समझ आई कि हमेशा वाशअप होते ही नाक, कान और गाल पे खारिश होना क्यों शुरू हो जाती है। खैर 2 घंटे के इंतज़ार के बाद एक शख्स हमारे पास आया और गोया हुआ कि मैं इस वार्ड का रजिस्ट्रार हूँ। रजिस्ट्रार उस वार्ड का मैनेज करने वाला बंदा है जिसने उसके सारे इंतज़ामात को, मामलात को मैनेज करना होता है। कोई भी एक सीनियर डॉक्टर उसे रजिस्ट्रार बना दिया जाता है और डॉक्टर्स की ड्यूटी से लेकर अस्पताल में जो बाकी सारे मामलात उस वार्ड में जो सारे मामलात होते हैं उनको वही देखता है, उनके फैसले करता है। उस रजिस्ट्रार ने मुझे आके कहा, अपनी हाउस जॉब की दरख्वास्त दे दो। हम तो हैरान परेशान रह गए कि कौन सी दरख्वास्त, हम तो फ़िलहाल सिर्फ मशवरे की नीयत से तशरीफ़ लाए हैं। मगर उनसे अपने ख्यालात का इजहार करने के बजाय फ़कत अच्छा कहा। क्लर्क के ऑफिस जाकर कागज़ मांगा और दरख्वास्त लिख कर रजिस्ट्रार साहब को दे दी। वो दरख्वास्त लेकर उड़नछू हो गए तो कुछ देर बाद बिलाखिर डॉक्टर नासिर का चेहरा भी दरवाजे से नमूदार हो गया। पहले तो इनको जी भर कर जली कटी सुनाई और फिर अर्ज़ की कि हम तो सिर्फ मशवरे के लिए आए हैं और हमें आपके गुर्दा मसाना वार्ड में हाउस जॉब करने का कोई शौक़ नहीं है। हम यहाँ हाउस जॉब करने की बिल्कुल नीयत नहीं रखते। उन्होंने फिर गुर्दा मसाना के वार्ड के मौजूद और नामौजूद हर तरह के फ़ज़ाइल पे रोशनी डालनी शुरू कर दी और बिलाखिर हमें इस बात पे कायल कर ही लिया कि हमें यहीं पे हाउस जॉब करनी चाहिए। हमने हामी भर ली, प्रोफेसर से दरख्वास्त पे दस्तखत करवा लिए गए और 3 दिन बाद की ज्वाइनिंग तय करके वापस घर की राह ली। हाउस जॉब की ज्वाइनिंग हो गई है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी इन मामलात को आगे देखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।